हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। ये है संगम एग्जाम पॉइंटर की बुक, जिसमें 35 वर्षों के पीवाईक्यू का संग्रह दिया गया है। इससे पहले हमने एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। हम अभी पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हमें पढ़ना है जलियांवाला बाग। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी और आपके एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन रिपीट होगा तो वो गलत नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार कब घटित हुआ था? ये घटित हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अमृतसर में जलियांवाला बाग में भारतीयों के नरसंहार ने कई नए नेताओं में राष्ट्रवादी भावना का उदय किया। नरसंहार का आदेश दिया गया था किसके द्वारा? जनरल डायर द्वारा दिया गया था नरसंहार का आदेश। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किसके विरोध में छोड़ दी थी? जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। साल 1919 में गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। किसकी गिरफ्तारी पे? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने लौटाया था केसरी हिंद के सम्मान को। लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए गठन किया था किसका? हंटर समिति का। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायल की हत्या किसने की थी? सरदार उधम सिंह ने। जो जलियांवाला बाग के हत्याकांड हुआ था उसमें जो जिम्मेदार थे जनरल डायल, उनकी हत्या कर दी थी सरदार उधम सिंह ने। जलियांवाला बाग नरसंहार लॉर्ड चैम्सफोर्ड वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था। किसके कार्यकाल के दौरान? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के। रॉलेट अधिनियम के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड है रॉलेट अधिनियम के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम। जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओडायर की हत्या किसने की थी? ये की थी उधम सिंह द्वारा की गई थी। बैसाखी त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? बैसाखी उस दिन त्योहार था, उस दिन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब हम पढ़ेंगे खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में। किसके बारे में? खिलाफत और असहयोग आंदोलन। फरवरी 1922 को चौरी चौरा में घटी घटना असहयोग आंदोलन की वापसी का मुख्य कारण था। क्या था असहयोग आंदोलन की वापसी का मुख्य कारण? ये था 1922 का चौरी चौरा घटना। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। किसने? मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। गांधी जी ने आशा व्यक्त की कि असहयोग को खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़कर भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं। भारत में लॉर्ड चैम्सफोर्ड शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था कब? चौरी चौरा घटना के कारण। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना के कारण। चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था कब? 1922 में। कब रोका था? 1922 में। ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चौरी चौरा कांड हुआ था कहाँ पर? ये हुआ था आपका गोरखपुर में हुआ था, वर्ष 1922 में हुआ था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुए थे कब? 5 फरवरी 1920 में। कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने नागपुर में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो ये हुई थी गोरखपुर में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? 1920 से 1922 तक। अखिल भारतीय खिलाफत समिति में जुलाई 1921 में यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए। असहयोग और खिलाफत आंदोलनों का क्या परिणाम था? इसका परिणाम था मजदूर वर्ग कई छोटे छोटे
बड़े शहरों में हड़ताल पर चले गए थे। कौन? मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चले गए थे। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी तुर्की में हुई थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। किसने? शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में सही कथन है या तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का क्या नाम था? जिनका नाम था न्यायमूर्ति सी.एन. ब्रूमफील्ड। न्यायमूर्ति सी.एन. ब्रूमफील्ड ने असहयोग आंदोलन के बाद जो मुकदमा हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। भारत में असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? ये हुआ था वर्ष 1920 में। वह आंदोलन जो शांति की दृष्टि से नकारात्मक था किंतु प्रभाव की दृष्टि से पर्याप्त सकारात्मक था, ये था असहयोग आंदोलन। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था। मशहूर हिंसा इसका लक्ष्य नहीं था। किसका? असहयोग आंदोलन का। खिलाफत दिवस मनाया गया था कब? 17 अक्टूबर 1919 को। वह आंदोलन जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबंधित हुआ वो आंदोलन था खिलाफत आंदोलन। गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें। किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय नेता जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था ये थे मदन मोहन मालवीय। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। किसने? हकीम अजमल खान ने। प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में गांधी जी के पक्ष में हो गए। कौन? लाला लाजपत राय। एक के वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था। किसका? असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था 1 वर्ष के अंदर स्वराज की प्राप्ति। खिलाफत आंदोलन के साथ आरंभ किया गया था असहयोग आंदोलन। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति किसका लक्ष्य था? असहयोग आंदोलन का। 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किसने किया था? ये किया था सी.आर. दास ने। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी किसने बताया था? ये बताया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके। कौन? बाल गंगाधर तिलक। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो ये थे बरदौली में। महात्मा गांधी के साथ वह सुल्तान जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी ये थे शौकत अली। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत किसने छोड़ दी थी? चित्तरंजन दास ने। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था। किसने किया था? डॉक्टर मुंजे ने। तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दी थी। किसने? दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। गैर सहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रमों में से नहीं था कौन सा? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे कसकर पकड़ लेना। यह कथन किसका है? ये कथन है महात्मा गांधी का। क्या कथन है? आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे कसकर पकड़ लेना। अब हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन के बारे में। किसके बारे में? किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन के बारे में। 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स नो कैंपेन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था वल्लभ भाई पटेल ने। गांधी जी ने अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था वर्ष 1918 में। अवध के कृषक आंदोलन का नेता कौन था? बाबा रामचंद्र थे अवध के कृषक आंदोलन के नेता। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? विनोबा भावे को माना जाता है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। कहाँ पर? बिहार में हुआ था। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व लगान वृद्धि के दौरान गुजरात के बारदौली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? बारदौली सत्याग्रह में दी गई थी। कहाँ की? बारदौली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। बारदौली से संबंधित प्रख्यात व्यक्ति कौन है? ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध बारदोली में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। केरल में मोपला विद्रोह मालाबार में कब हुआ था? ये हुआ था 1921 में। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। नील आयोग का अध्यक्ष कौन था? WS सीटन थे। बंगाल में नील की खेती के कारण 1859 और 60 में विद्रोह शुरू हुआ था। दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा, उनके शोषण की व्याख्या की गई है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा था? ये लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन मजदूर महाजन संघ की स्थापना, जो कि भारत का सबसे पुराना कपड़ा श्रमिकों का संघ है। इसकी स्थापना किसने की थी? अनसुआ साराभाई ने। अनसुआ साराभाई ने की थी भारत का सबसे पुराना कपड़ा श्रमिकों के संघ की स्थापना। नील की खेती जबरन के विरोध में थी। इसके लिए कौन सा आंदोलन हुआ था? ये हुआ था चंपारण आंदोलन। इसमें क्या कराई जा रही थी? नील की खेती श्रमिकों से, किसानों से जबरदस्ती करवाई जा रही थी। वह आंदोलन जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया है, वो है बारदौली सत्याग्रह 1928 का। खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किया था। कौन सा सत्याग्रह का? ये किया था 1918 में खेड़ा सत्याग्रह का। गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कहाँ पर है? ये बिहार राज्य में स्थित है। वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की शस्त्र की तरह प्रयोग किया था। मतलब वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र के रूप में प्रयोग किया था, अपने हथियार के रूप में। यह था अहमदाबाद हड़ताल 1918। भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। कौन सा सत्याग्रह था? तो ये था चंपारण। चंपारण सत्याग्रह संबंधित है किससे? नील की खेती से संबंधित है। बिहार का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1917 में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था। लखनऊ शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था। कहां पर? लखनऊ में। वह व्यक्ति जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसका नाम क्या है? राजकुमार शुक्ल। अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? लगान का एक नकद में परिवर्तन लाना। लगान का नकद में परिवर्तन लाना अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किसने किया था? इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। वह क्षेत्र जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था, वो कौन सा क्षेत्र था? वो था अवध। तेभागा आंदोलन 1946 का संबंध किससे? तो इसका संबंध है किसानों से। भारतीय मजदूर संघ 1955 किस दल से संबंधित है? यह भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। भारतीय मजदूर संघ। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947, ये किससे संबंधित है? ट्रेड यूनियन संबंधित है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1949, ये संबंधित है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। अब हम पढ़ेंगे भारत के बाहर क्रांतिकारी विधियां। भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भिकाजी कामा द्वारा फहराया गया था। कब? जर्मनी 1907 में। वह देश जिसने 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था, वो कौन सा देश था? वो था कनाडा। भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति योजना के तहत स्थापित की गई थी जिम्मरमैन योजना। 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर रखा था? सैन फ्रांसिस्को में। वह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिसने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा फहराया था, उनका क्या नाम था? मैडम कामा। सोहन सिंह भकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। कामागाटा मारू घटना किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से। कौन सी घटना? कामागाटा मारू। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में लाया था किसने? इंदुलाल यान्की ने।
प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, तो ये थे अफगानिस्तान के। कामागाटा मारू था कनाडा की यात्रा का निकला एक जलपोत का नाम है, क्या है, कामागाटा मारू। ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किए जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकला था? ये निकला था 4 भाषाओं में। गदर कितनी भाषा में निकला था? 4 भाषाओं में। सोहन सिंह भाकना और हरदयाल मुख्य रूप से किस संगठन से संबंधित है? तो ये संबंधित है गदर पार्टी से। इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार लंदन के लिए स्थापित किया गया था। 1917 में भारतीय क्रांतिकारी ने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। किसने? एमएन रॉय ने की थी। किसने की थी? एमएन रॉय ने। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। भारतीय क्रांतिकारियों में से बाघा जतीन ने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था। नवंबर 1915 में करतार सिंह सराभा को लाहौर में फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी। किसे? करतार सिंह सराभा को। अब हम पढ़ेंगे स्वराज पार्टी का गठन। क्या पढ़ेंगे? स्वराज पार्टी का गठन। चित्तरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किसने? चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे कौन? CR दास थे। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी वर्ष 1923 में। भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई थी गया। गया कहाँ पर है? यह है बिहार में। बिहार झारखंड की तरफ है गया। स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है कौन? CR दास और मोतीलाल नेहरू। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले में कौन कौन सम्मिलित है? एक है राजेंद्र प्रसाद, दूसरे अनुग्रह नारायण सिन्हा। देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे है? डोमिनियन स्टेट से है। स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद को किसने त्याग दिया था? CR दास ने त्याग दिया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किसने किया था? MA जिन्ना ने किया था। स्वराज पार्टी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है MR जयकर से। अब हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में। किसके बारे में? साइमन कमीशन एवं नेहरू रिपोर्ट। 1928 के साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में जख्मी होने के कारण लाला लाजपत राय महान नेता की मृत्यु हुई थी। किस कारण? जो साइमन कमीशन 1928 में आया था उसके विरोध में जो आंदोलन हुए थे उसी आंदोलन में इनको लाठी लग गई थी और इनकी मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय की। नेहरू रिपोर्ट 1928 किससे संबंधित है? तो ये संवैधानिक ढांचा से संबंधित है। साइमन आयोग यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीय संवैधानिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? सर जॉन साइमन ने की थी। साइमन भारत आया था किस वर्ष? 1928 में आया था। साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था जेम्स ए स्कॉट, ये साइमन कमीशन के सदस्य नहीं थे। साइमन आयोग का 1960 में साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार किया गया क्योंकि आयोग में कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों को अलग कर के उत्तराखंड का गठन किया गया था। कब किया गया था उत्तराखंड का गठन? 9 नवंबर 2000 को। साइमन कमीशन ने यात्रा नहीं की गई थी। कहाँ की नहीं की थी? ग्वालियर की नहीं की थी। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग किसने की थी? सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किया था किसने? यूसुफ मेहर अली ने। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर MA अंसारी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज 1929।
पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी वो कौन सा अधिवेशन था? वो था लाहौर अधिवेशन 1929। 1929 में लाहौर के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था अस्पृश्यता उन्मूलन। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में क्या शामिल नहीं था? तो अस्पृश्यता उन्मूलन नहीं शामिल था। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, हैव अ गुड डे।